एग्जाम में जो 24 मार्क्स की आती है, ठीक है, जिसमें आपका जो इशू ऑफ शेयर्स है वो अकेला 15 से 18 नंबर का आता है, और जो इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर है दूसरा वाला, वो आता है आपका 6 से लेकर 9 नंबर का। समझ में आ रही है बात? तो अभी आपको समझना है इशू ऑफ शेयर्स के बारे में कि आखिर इशू ऑफ शेयर्स में क्या है। देखो, जब आप लोग 11th क्लास में थे तो आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? जब हम लोग 11th क्लास में थे तो हमने पढ़ा था किसके बारे में? सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। 12th की स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में बच्चों? किसके बारे में? पार्टनरशिप के बारे में। ध्यान से समझो, हमने वहां पे किसके बारे में पढ़ा था? पार्टनरशिप के बारे में और सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अच्छा, इसमें क्या था? पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? ध्यान से समझना। पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? क्या होता था? आपसे पूछा हूं। हाँ, देखिए वहां पे कुछ दिक्कतें थी बेटा। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की या पार्टनरशिप की, वहां पे कुछ दिक्कतें थी। वहां पे देखिए, एक तो डिसीजन मेकिंग क्या थी? लिमिटेड थी। ठीक है, एक अकेला व्यक्ति था या दो चार व्यक्ति थे, उनकी ही पावर थी, उनकी ही सारी चीजें चलती थी। पैसा भी क्या था? लिमिटेड था, हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल थी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें थी जिनकी वजह से हम क्या कर रहे थे, वहां पे एक मतलब बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके नहीं जा पा रहे थे। बात समझ में आ रही है? अब अगर हमको बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कंपनी के बारे में। कंपनी बनाई किसके लिए? बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए। ठीक है जी, तो अब मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एडवांटेजेस क्या थे किसके? एडवांटेज कंपनी के नहीं, सोल प्रॉपर्टी से और पार्टनरशिप के। एक तो वहां पे क्विक डिसीजन मेकिंग थी। क्यों क्विक डिसीजन मेकिंग? कैसे? क्योंकि अकेला आदमी है, उसको ज्यादा किसी की सुननी है नहीं, तो जो उसके मन में आएगा वो करेगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अकेला व्यक्ति होता है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। यस, पता है जीवन में कॉन्फ्लिक्ट ही कब आते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कैसा? जब शादी हो जाती है ना? तो जब शादी हो जाती है ठीक है जी, देखो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बेटा। इसके बाद सीक्रेसी, सबसे ज्यादा सीक्रेसी किस में है? सोल प्रोप्राइटरशिप में है ना भाई? आपको ही तो पता है आपके बिजनेस के बारे में, सारी चीजों के बारे में आपको पता है, और किसी को तो पता ही नहीं है। तो सारी सीक्रेसी किसके पास है? आपके पास। देख रहे हो, सारे सीक्रेट डायरी में लिखे हुए हैं भाई ने। समझ रहे हो? आओ जी, आगे क्या है? वर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉफिट्स। हम सिर्फ उतना काम करेंगे जितने में हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, चाहे हमारा पीसी खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम उसको ऐसे ही ताम झाम चला के जुगाड़ करके चलाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि बात किसकी है? प्रॉफिट्स की, खर्चे की नहीं है। समझ रहा है? स्टारबक्स, स्टारबक्स को नालायक स्टार बस बोलता है, ये नाम है इसका आकाश समझ रहे हो जी? अब बात करते हैं किसके बारे में। ये कहानी किसकी थी बेटा? ये कहानी किसकी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की। लेकिन अब बात करते हैं, लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं, जिस पे चलते हैं कंपनी। क्या होता है कंपनी? लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन सबसे पहले उसका निकलेगा जो खड़ा रहेगा, और खड़ा हूं मैं अभी। समझ में आ रही बात? तो अभी बता कंपनी क्या है जल्दी। हाँ जी बेटा, बातें नहीं, सिंपल शांति से बताओ कंपनी क्या होती है। हाँ जी भाई, एक मिनट देखो, एक व्यक्ति है, इसने बोला है 50 से ज्यादा पार्टनर होते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता देता हूं भाई, कंपनी में पार्टनर्स नहीं होते हैं, मेंबर्स होते हैं, पहली बात तो। ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, दीपक आपका मैं। ठीक है, बात समझो। कंपनी में कौन होते हैं जी? मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और कंपनी के लिए कोई आपसे पूछे तो ये मत बोलना जहां पे 50 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं ना। कंपनी में 50 से ज्यादा तो ठीक है भाई, कंपनी है तो थोड़ा तो बड़ा लेवल होगा ना, कुछ तो ज्यादा होगा, पार्टनरशिप से ज्यादा होगा। ठीक है, तो कंपनी की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जो एक्ट में लिखा है, कंपनीज एक्ट कौन सा लागू होने वाला है हम पे यहाँ पे? जैसे उसमें था पार्टनरशिप में था ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वैसे यहाँ पे कंपनीज एक्ट कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। बात समझ में आ रही? तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में लिखा हुआ है, क्लॉज बोलो सब सेक्शन बोलेंगे। ठीक है जी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में लिखा है कंपनी मींस अ कंपनी। वाह, अरे बेटा पूरा सुनो। कंपनी मींस अ
कंपनी, कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट यानी कि रजिस्टर्ड हुई है अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट से मतलब कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013। या अच्छा 2013 से पहले कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई उसको कंपनी नहीं मानेंगे? मानेंगे ना जी। और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सिंपल सी डेफिनेशन है, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जो इस एक्ट में या पिछले किसी कंपनी एक्ट में क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, उसे क्या कहेंगे? कंपनी कहेंगे। बात समझ में आ गई जी? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ो, इसकी आपको ज्यादा जरूरत है नहीं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ना। लेस ऑफ एक्सपेंशन, लैक ऑफ ग्रोथ, है ना जी, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और कंटिन्यूटी का जो रिस्क है वो भी ज्यादा होता है। फिलहाल बात करते हैं सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो क्या है? कंपनी। ये मिल गया सॉल्यूशन। ठीक है जी, कंपनी समझ में आ गया क्या होती है? ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। ठीक है जी, अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, और अगली स्लाइड हमारी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी। हाँ जी, कंपनी बेटा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आपका, शेयर्स नाम है चैप्टर का, इशू ऑफ शेयर्स। बट आपको शेयर्स के बारे में जानने से पहले कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा ना, स्टेप वाइज चलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान से समझो। जॉइंट स्टॉक कंपनी, कुछ बच्चों को तो ये बीएसटी लग रही होगी कि पता नहीं आज बीएसटी क्लास तो नहीं चल गई है गलती से। ना बेटा, है तो शेयर्स की क्लास, बट थ्योरी जो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो बतानी पड़ेगी ना, है ना। नाम फिर नहीं बताऊंगा मैं, दीपक ने ऐसा बोला है। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है जरा बताओ फटाफट। अच्छा ना ना बेटा, देख जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में तुझे ज्यादा में, एक मिनट, इसका थोड़ा सा वो बिगड़ रहा है ना, क्या कहते हैं इसको, ऑटो फोकस ले लेता है कभी कभी बेचारा, कैमरा जो है ना, कैमरा चल रहा है इसलिए ध्यान से बोलना। ठीक है आकाश, घुस जाया मैं, इधर सुन। हाँ जी बेटा, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है जल्दी बताओ बेटा। सिंपल समझो, देखिए जब बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं, वो इकट्ठे होकर किसी कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, तो जिनमें पैसा लगता है उसी को क्या कहते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। आओ एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ए कंपनी में बी व्यूड एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये बहुत सारे लोग ये हैं, ठीक है जी, जो क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मनी और मनी इज वर्थ। समझ में आ रही बात? पैसा किस में लगा रहे हैं? टू द, किस में लगा रहे हैं जल्दी बताओ? अ कॉमन स्टॉक एंड यूज इट फॉर अ कॉमन पर्पज। एक कॉमन स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं और उसको हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? कॉमन पर्पज के लिए। बात समझ में आ गई? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर अपना पैसा लगाते हैं किसी कॉमन स्टॉक में, और उस स्टॉक को हम क्या करते हैं फिर? कॉमन यूज के लिए, कॉमन पर्पज के लिए काम करते हैं उसमें। ठीक है, तो ये जो सारे लोग जितने भी पैसा लगा रहे हैं ये क्या कहलाते हैं पता है आपको? ना बेटा, पार्टनर तो कंपनी में होते ही नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, इनको कहते हैं शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई? चलो आगे बात करते हैं फिर। अगली स्लाइड पे ये लिखा होगा, वो आगे बात है। फीचर्स की बात कर लेते हैं जी कंपनी के, जरूरी है ना फीचर्स भी। हाँ जी, फीचर्स क्या क्या है बताओ। फीचर्स के लिए हम याद रखेंगे STAPLE। क्या बनाइए? STAPLE, स्टेपल। जानते हो स्टेपल क्या होती है? हाँ दिखाऊं? मैं लेके आया हूं इसलिए। ये रही बेटा, ये स्टेपल है ना। बात समझ में आ रही है? हाँ, ज्यादा चलाएगा ना तो मारना भी यहीं से। समझो बात को। तो बेटा S4 सेपरेट लीगल एंटिटी, S4 सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है जी, मैं पहले आपको नाम बता देता हूं फिर एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। S4 क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरे नंबर पे क्या है? S के बाद T से क्या आएगा? T4 ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, T4 ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, इसके बाद A4 आर्टिफिशियल पर्सन, A4 आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट इज STAP, P4 है जी, कह रहे प्रॉफिट्स। हाँ जी, P4 परपेचुअल
सक्सेशन कह लो या परपेचुअल एग्जिस्टेंस। क्या है जी? पी से परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? एल फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी, और बच्चों लास्ट ई से क्या आएगा हमारा? ई से आएगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन सील। बात समझ में आ गई जी? हमारे जो फीचर्स हैं वो क्या है? STAPLE, स्टेपल। स्टेपल बोले तो सेपरेट लीगल एंटिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ए से आर्टिफिशियल पर्सन, पी से परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है जी? एल से लिमिटेड लाइबिलिटी, और लास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन सील। ठीक है जी? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? याद रखने हैं ये पॉइंट बेटा, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं, है ना बेटा? ट्रांसफरेबिलिटी नहीं, ट्रांसफरेबिलिटी है। अभी सबको बताऊंगा ना, चुप बैठेगा थोड़ी देर, सुनो पहले, है ना? आगे नहीं भगते बेटा। समझ में आ गई जी यहां तक? कोई दिक्कत किसी को तो बता देना। आगे जी? चलिए जी, अब बात करते हैं एक एक करके, इनको जरा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या था हमारा? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी? सिंपल समझो, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं। समझ में आ रही है बात? बेटा एमसीक्यू का सवाल बनता है, भूमि आप बताओ मुझे, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप सुने हो, पढ़े हो? बहुत बढ़िया बेटा। पार्टनरशिप की क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, नहीं होती है? पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, नहीं होती है? आंसर इज नहीं होती है। बात समझिएगा। दूसरी बात सुनो, अब क्या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? आंसर इज यस। पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेपरेट लीगल एंटिटी मानते, वैसे नहीं मानते। समझ में आ रही है बात? सेम सोल प्रोप्राइटरशिप में भी यही है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं हम? सेपरेट लीगल एंटिटी है, वैसे नहीं है। बट कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। बात समझ में आ रही है जी? क्लियर है यहां तक? अगर कल को किसी कंपनी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, वार्निक, गलत इन द सेंस आपको कुछ गलत प्रोडक्ट दे दिया ना बात समझो, अगर किसी कंपनी ने आपको कोई गलत प्रोडक्ट दे दिया, तो उस केस में आप उस कंपनी पे केस कर सकते हो। बात समझ में आ रही? ना कि मेंबर्स पे। समझ में आ गई बात? है जी? देखिए अब ये कह रहे भाई साहब, कह रहे जेल किसको होगी? कंपनी को जेल होगी क्या? नहीं। देखिए जेल के जब बात आती है ना, जब बात आती है तो उसके ऊपर एक कंसेप्ट है, जब आप आगे जाके कंपनी लॉ पढ़ोगे उसमें एक कॉर्पोरेट विल नाम से कंसेप्ट है। कॉर्पोरेट विल मतलब एक पर्दा होता है जिसको उठा के देखा जाता है ना? ना मतलब यही है इसका, उसको हटा के देखा है जाता है कि असली कल्प्रिट कौन है, किसने वार्निक के साथ गलत किया है ना? जिसने वार्निक के साथ गलत किया है उसको सजा मिलेगी। बात समझ में आ गई? आप समझो। तो बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी में कुछ बताने लायक है नहीं, वे समझ गए होंगे आप लोग। विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन इट्स मेंबरशिप। क्लियर है जी? अगर मेंबरशिप में कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। पब्लिक कंपनी के मेरे पास शेयर है, मैं वार्निक को दे सकता हूँ, वार्निक के पास शेयर वार्निक किसी को भी दे सकता है। बात समझ रहे हो? क्लियर है जी? तो ये कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट शू एंड बी शूड इन कॉर्पोरेट, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, नेम एंड कैपेसिटी। वार्निक चाहे तो कंपनी को केस कर सकता है, और कंपनी चाहे तो वार्निक को केस कर सकती है। कैपेसिटी टू शू एंड टू बी शूड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर कोई कंपनी के साथ गलत करेगा, कंपनी भी तो केस कर सकते हैं ना अपने नाम से। और अगर कंपनी किसी के साथ गलत कर रही है, कंपनी का कोई मेंबर ही करेगा वैसे तो, है ना? कोई पर्टिकुलर पर्सन मेंबर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्लियर है जी? सेपरेट लीगल एंटिटी समझ में आ गया। दूसरे नंबर पे क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। दूसरा क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। बताओ क्या क्या है? देखिए कंपनी के शेयर्स के लिए आप क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, आपको शेयर्स मिल जाते हैं। बात समझ में आ गई जी? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत दीपक है? ओ हीरो, पढ़ने, शांत बैठ जा। समझ में आ गई नहीं तुझे? समझ गया होगा, समझदार बच्चे ना, समझ जाते जल्दी। क्लियर है यहां तक? तो बेटा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है?
कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफर होते हैं। अगर बात किसकी है, पब्लिक कंपनी की है। किसकी बात है, पब्लिक कंपनी की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देख लो एक बार, कैपिटल इज काउंटेड बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू, किसके थ्रू आती है कैपिटल, सब्सक्रिप्शन के थ्रू आती है, सब्सक्रिप्शन शेयर। सच शेयर्स आर ट्रांसफर्ड बाय इट्स मेंबर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। बिल्कुल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी जो शेयर्स इशू करेगी, क्या वो पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, नहीं। प्राइवेट कंपनी पार्टनरशिप से बड़े लेवल पे आती है, ठीक है, समझ रहे हो। अब सबसे बड़े लेवल पे आ गई हमारी पब्लिक कंपनी। अगर आप अभी पार्टनरशिप में हो, आप थोड़ा सा और बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप किस पे जाओगे, प्राइवेट कंपनी बनाओगे। लेकिन आप और उससे ऊपर लेके जाओगे बिजनेस को, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी अपने जो लिमिटेड एम्प्लॉयज हो सकते हैं, जानने वाले जितने भी होंगे, सिर्फ उनको शेयर इशू करेगी। लेकिन पब्लिक कंपनी किसी को भी कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है जी, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, आर्टिफिशियल पर्सन। ऑलरेडी जब सेपरेट लीगल एंटिटी समझ में आ गया है तो आर्टिफिशियल पर्सन भी आ ही गया होगा। आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी खुद की अपनी पहचान होती है। बात समझ में आ रही है। कंपनी एग्जिस्ट करती है इन द आइज ऑफ लॉ ओनली, क्लियर है। नॉमिनल नहीं है, फिक्टिशियस पर्सन नहीं है। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल है। कंपनी एग्जिस्ट करती है, समझ रहे हो, पहला तुम्हारी तरह नहीं है। एग्जिस्ट करते हो, नेचुरल आर्टिफिशियल नॉमिनल हो आप, कह रहे नॉमिनल, बताओ जी। अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गई जी। बीइंग क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के नजरों में एग्जिस्ट करती है, इसलिए क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ऑलरेडी सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, व्हाट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, बताओ जी। परपेचुअल एग्जिस्टेंस और परपेचुअल सक्सेशन सेम थिंग है। देखिए, कंपनी के मेंबर्स चाहे आए या मेंबर्स जाएं, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। मेंबर्स की वजह से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर्स आए या मेंबर्स जाएं, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसको नींद आ रही है ना, पानी वानी पिलाओ बेटा। परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन, बात समझ में आ गई, क्लियर है। हाँ, बहुत दिन बाद चल रही है ना बेटा थ्योरी वाली क्लास, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए, लिमिटेड लायबिलिटी। हाँ जी, पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी थी, लिमिटेड थी अनलिमिटेड थी, है जी, अनलिमिटेड थी। लेकिन कंपनी में जो लायबिलिटी है वो क्या होगी, बस कर भाई। हाँ जी, कंपनी की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। समझ में आ रही है बात। देखिए, कंपनी की जो लायबिलिटी है वो एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी वगैरह से होती है, ठीक है। तो कंपनी के मेंबर्स को आप ऐसा नहीं है कि भाई जितना भी लॉस हुआ तुम्हें ही भरना पड़ेगा ना, उनका एक लिमिटेड है। क्या है वो आगे सीखेंगे हम, लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। पर एक लिमिटेड अमाउंट होता है, आप सिर्फ इतने तक लायबल हैं, जितने आपके पास शेयर्स हैं आप अपने शेयर्स के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ क्या है, लायबल होंगे, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। तो चलो पढ़ लो। Liability of shareholder of a company is limited to the amount he has agreed to pay to the company on the shares allotted to him. If such shares are fully paid, he is subject to no further liability. मतलब समझो इसका, मैंने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, ठीक है। उस कंपनी का जो एक शेयर है वो 10 रुपए का है, मान लेते हैं। कितने रुपए का है, 10 रुपए का, ठीक है जी। और मेरे पास उस कंपनी के 50,000 शेयर है। कितने शेयर है, 50,000। तो मेरे पे टोटल कितना पैसा देना है मुझे कंपनी को, 50,000 पे 10 के हिसाब से 5 लाख रुपए देने हैं, ठीक है जी। अब उस 5 लाख रुपए में से मैं ऑलरेडी कितने रुपए दे चुका हूं, 8 रुपए, एक शेयर पे 8 रुपए। तो 50,000 रुपए कितने हो गए, 4 लाख। 4 लाख रुपए मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। अभी भी कितना अमाउंट बचा हुआ है जी, 1 लाख बचा है। अब अगर कल को कंपनी पे किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति आती है तो मैं सिर्फ कितने के लिए लायबल होऊंगा, उस 1 लाख के लिए जो मेरे पे बचा हुआ है। बात समझ में आ गई जी। अगर मैंने पूरे 5 लाख दे रखे हैं
कल को कंपनी बर्बाद हो गई तो मेरे 5 लाख जो है वो तो गए, वो तो खत्म है, क्योंकि मिलेंगे थोड़ी, अब बचेगा ही नहीं कुछ। पर मैं उसके अलावा क्या कोई और पैसे के लिए लायबल होऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरे को जितने शेयर अलॉट किए थे कंपनी ने, उतने शेयर्स का जो भी पैसा था मैं ऑलरेडी कंपनी को दे चुका हूं। ठीक है जी, तो इसलिए मेरी जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? लिमिटेड है। समझ में आ गई बात? कितने अमाउंट के लिए? जितना मेरा अभी अनपेड है ऑन अलॉटेड शेयर्स। अगर फुल्ली पेड अप है तो कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कॉमन सील तो आपको पता ही होगा क्या होता है बेटा। सिग्नेचर होता है ना, ऑफिशियल सिग्नेचर। स्कूल वाले जब आप फीस जमा करते तो एक मोहर मार के देते हैं ना आपकी स्लिप पे, नहीं देते? अच्छा, तो बेटा उस पर पहले से हो रखी होगी ना, मोहर लग जाती होगी। ठीक है जी, तो जो ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का उसे कहते हैं कॉमन सील। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो पढ़ लो इसको। नॉट अ नेचुरल पर्सन, हेंस इट कैन नॉट साइन द डॉक्यूमेंट इन द सेम मैनर एज अ नेचुरल पर्सन वुड बी। द कॉमन सील इज अफिक्स्ड ऑन ऑल डॉक्यूमेंट बाय द पर्सन ऑथराइज्ड। जो पर्सन ऑथराइज्ड है वो उसको क्या करता है? साइन करता है। बताइए, समझ में आ गए फीचर्स? कोई दिक्कत? आगे चलें फिर। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, फटाफट से देखेंगे। व्हाट इज शेयर्स? इंपॉर्टेंट चीज तो अब आई है जिसका हमें था इंतजार, है ना जी? बताओ जी क्या है शेयर्स? इशू करने से पहले ये तो बता दो शेयर्स होते क्या हैं, जल्दी बताओ। हाँ जी, वाह, कह रहा शेयर होल्डर जो खरीदते हैं उसे शेयर कहते हैं जी। बेटा शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा। बात समझ में आ रही है? शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। देखिए मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी की टोटल जो वर्थ है वो है मान लो 50,000 करोड़। ज्यादा बोल दिया? कम बोल दिया? चलो 1 लाख करोड़ मान लेते हैं। बात समझो, ढूंढ मत, यहां नहीं है बेटा। अरे मान लो अभी, ठीक है मान लो। कितनी है? 1 लाख करोड़। कह रहा है मान भी नहीं पा रहे सर, हजम नहीं हो रही ना बात। अच्छा ठीक है 10,000 करोड़ मान लेते हैं अभी, ठीक है जी। हाँ, क्या कह दो? वार्निक कह रहा है सर मैं गरीब हूं, एक बार कैमरे पे कह दो तो वार्निक गरीब है, बस जी। हाँ बात सुनिए बेटा। हाँ अच्छा ठीक है, गरीबों सुन लो अब, ठीक है। हमारी कंपनी की जो वर्थ है वो कितनी है? 10,000 करोड़। यानी कि हमारी कंपनी की जो कैपिटल है वो कितनी है? 10,000 करोड़ की है। क्लियर है जी? तो उस कैपिटल को हमने एक नंबर ऑफ यूनिट्स में, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। तो जिस यूनिट में हमने उसको डिवाइड कर रखा है ना, उनको ही क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं, और कुछ नहीं है। जैसे बेटा हर चीज की एक यूनिट होती है ना, वेट के लिए क्या यूज करते हैं हम? किलोग्राम वगैरह यूज करते हैं, है ना? तो वैसे ही शेयर्स के लिए हमारा क्या है? शेयर्स के लिए क्या है? शेयर मतलब नंबर ऑफ यूनिट जो है वो क्या है? शेयर्स है। मतलब कैपिटल को कंट्रीब्यूट जो किया है पार शेयर होल्डर्स ने, उसको जिस स्मॉलेस्ट यूनिट में हमने डिवाइड कर रखा है उसको शेयर कहते हैं, और कुछ नहीं है। हिस्से बना दिए हमने। 10,000 करोड़ है, हमने उसके 1,000 करोड़ हिस्से बना दिए। तो एक हिस्सा कितने का बनाया? 10 रुपए का ना जी, है ना? तो 1,000 करोड़ क्या हो गए? हमारे शेयर्स हो गए। ठीक है, आइए बाकी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या कह दिया कवि ने। देखो जरा, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर्स। यही बोला था, है ना? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था हु इज शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं जी? जो एसोसिएशन में जो कंपनी के स्टॉक्स को जो खरीद रहे थे उनको क्या कह रहे थे हम? शेयर होल्डर्स ना। तो जी जिन जो इनको खरीदते हैं, दीज पर्सन्स आर नोन एज शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, एंड द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट बाय देम इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। 3 बातें समझ में आ गई आपको? क्या क्या? शेयर्स, शेयर होल्डर्स और शेयर कैपिटल। याद रखिएगा, कभी भूल जाओ बाद में। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें हमने उसको कर रखा है उसको शेयर्स कहते हैं, उनको खरीदने वालों को शेयर होल्डर कहते हैं, और जो अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? हाँ जी। ऐसे सर जब खुजाते हैं ना, जब किसी को दिमाग में नहीं घुस रही होती है कोई चीज तो खुजाते हैं। दीपक, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है दीपक? हाँ आओ बेटा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? बहुत बढ़िया, अगले टॉपिक पे चलें फिर।
अब ये तो आप लोगों ने देखो आई थिंक 11th क्लास में पढ़ा होगा सबने, टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं जी? 2। बहुत बढ़िया। कौन कौन से? एक इक्विटी शेयर्स होते हैं और दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। एक इक्विटी शेयर्स होते हैं और दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं आप बता दो, इक्विटी शेयर मैं बता देता हूं। चलिए पहले मैं इक्विटी शेयर बता देता हूं भूमि, है ना। सुन लो बेटा, नींद आ रही है ना आपको? आज सोए नहीं रात को? कहाँ गए थे? दांडिया नाइट में? ठीक है, सुनो बेटा, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं बेटा? इक्विटी शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। कंपनी की जो बुक है, आपके जो कंपनी एक्ट है, उसमें ये लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स व्हिच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? उसके लिए कुछ लिखा है। देखिए उसके लिए ऐसे नहीं बोल सकते ना कि प्रेफरेंस शेयर वो है जो इक्विटी नहीं, फिर तो भैया देखो कभी खत्म ही नहीं होगी ये वाली बात। आपको ना तो ये पता होगा इक्विटी क्या, ना ये पता होगा प्रेफरेंस क्या है। फिर बात समझ में आ रही है जी? लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपको आराम से बड़े इज्जत से बताया हुआ है, वो क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट है, फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला अधिकार, है ना जी, लेडीजों वाले। यही कहना चाह रहे हैं? नालायक, ट्रोल करवाएगा क्या, गंदा आदमी। बात समझो बेटा, प्रेफरेंशियल राइट किस चीज का? दो चीजों का। एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, सुन लो भाई साहब, किसका? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कि अगर डिविडेंड मिलेगा तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? टांग तोड़ दूंगा, बता रहा हूं, शांति से बैठ जा, आवाज करे जा नालायक। समझ में आ गई बात? दूसरा बेटा, दूसरा क्या है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कल को कंपनी पे किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति आएगी, कंपनी बंद होगी, तो पहले पैसा किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस वालों को, प्रेफरेंस वालों को, है ना जी। बेटा बात लायबिलिटी की नहीं हो रही अभी, बात सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस वालों की, तो वहां तक लिमिटेड रहो, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं होते, इतनी सी बात समझ में? यानी कि इक्विटी कौन हुए? अब सुनो, इक्विटी कौन हुए दूसरे तरीके से समझो। इक्विटी वो जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। किसका? पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का। इक्विटी हो गए वो जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ, पैक, गंदा आदमी। हाँ जी, देखो भाई, आप अगर किसी को लोन पे पैसे दोगे, ब्याज पे पैसे देते हैं ना जी, आप उस पर क्या लेते हो? है जी, इंटरेस्ट मिलता है ना, वो आपकी क्या है उसके ऊपर? कमाई। तो सेम ऐसे ही जब आप शेयर्स लेते हो किसी कंपनी के, तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो वो आपको क्या देती है? डिविडेंड नाम की इनकम देती है। वो एक तरीके जैसे वहां पे इंटरेस्ट मिलता है, वैसे यहाँ पे इनकम के रूप में आपको डिविडेंड मिलता है। बट ये मालिकों का पैसा है, कैपिटल मतलब मालिक हो आप, इसलिए अच्छा थोड़ी लगेगा ब्याज बोलते हुए, ब्याज खा रहे हो बैठ के, ऐसे तो इज्जत से बोलो हम डिविडेंड खा रहे हैं। समझ में आ रही बात? डिविडेंड का पैसा आ रहा है। समझ में आ रही बात? क्लियर है जी? नहीं आ रही ना? अब तो बेटा तेरे मतलब की बात नहीं है ना, छोड़। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, समझ में आ गई दोनों बातें? चलो आगे बात कर लेते हैं। फिर इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार पढ़ लो। वैसे मैंने आपको समझा दिया है ना, जो बताया वही लिखा होगा, वैसे कुछ खास वो होगा नहीं। शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यही लिखा है ना जी। अरे इसको क्या हुआ बेचारे को? हाँ। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। समझ में आ गया ना? प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर भी। अब पता प्रेफरेंस शेयर बहुत तरीके के होते हैं, कई सारे होते हैं, और यहाँ पे ना एमसीक्यू हर बार फंस जाता है एग्जाम में, है ना। तो इसलिए इस बार मैंने स्पेशल इसके लिए पीपीटी बनवाई है। मैंने खुद नहीं बनाई, बनवाई है कह के, है ना। हाँ देखिए, कंटेंट दिया गया है, बाकी बनाने में क्या, अब सारा काम मैं करूंगा तो फिर हो लिया काम। सबसे पहले बेटा, जो डिविडेंड के बेसिस पे होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से? एक होते क्युमुलेटिव, एक होते नॉन क्युमुलेटिव।
ठीक है जी। दूसरे जो होते हैं हमारे किसके बेस पे होते हैं, रिकवरी ऑफ कैपिटल के बेसिस पे होते हैं। एक को बोलते हैं रिडीमेबल और दूसरे को बोलते हैं इररिडीमेबल। बात समझ में आ रही है जी। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे कन्वर्जन के बेस पे, एक होते हैं कन्वर्टिबल और दूसरे होते हैं नॉन कन्वर्टिबल। याद रखोगे ना इनको, नाम जरूर याद रखना, एमसीक्यू इनमें से बनते हैं। सेम डिबेंचर्स में भी होते हैं ये, ठीक है, ये वाला छोड़ देना, डिबेंचर्स में भी सेम होते हैं, आगे पढ़ेंगे डिबेंचर में जब पढ़ेंगे। और दूसरे चौथे होते हैं पार्टिसिपेशन के उस पे, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्लियर है जी। टोटल कितने हो गए जी, 8, 2 2 4 2 6 2 8। अरे बेटा ये तो टाइप लिखे, मतलब नेचर लिखा है एक तरीके से, समझ रहे हो, टाइप यही है, 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो अब ये होते क्या है इसको समझते हैं, इसको स्पेशल मैंने आपके लिए देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं जी, बताओ। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और जिसमें पहला अधिकार किसका होता है। ये इतना नाच क्यों रहा है पता है, इसलिए नाच रहा है वो, सुनो। हाँ, क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे कोई लॉस ही नहीं होता। क्या नहीं होता, लॉस नहीं होता। बेटा आपको पता है कोई भी कंपनी डिविडेंड कब देती है, बहुत बड़ी, जब उसको प्रॉफिट होता है ना बेटा, पॉजिटिव वे में बोलते हैं ना, लॉस नहीं होता, क्या होता है, पॉजिटिव में बोलो। कोई भी कंपनी डिविडेंड कब देती है, जब उसको प्रॉफिट्स होते हैं, है ना। चाहे इक्विटी वाले हो या प्रेफरेंस वाले हो, दोनों को ही डिविडेंड कब मिलता है, जब कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही जी। लेकिन ये कौन से हैं, क्युमुलेटिव। तो ये क्या कह रहे हैं पता है, कि भैया जिस साल में आपको लॉस हो, ठीक है, आप उस साल में हमें डिविडेंड मत देना, जिस साल में आपको लॉस है उस साल में हमें डिविडेंड मत देना, बट जिस साल में प्रॉफिट हो हमें उस साल में उस साल का भी दे देना जिस साल में लॉस की वजह से नहीं दिया था। यानी कि जो पीछे का डिविडेंड का जो एरियर है आप उसको क्या करते रहना, इकट्ठा करते हुए चलना, क्युमुलेट करना, जोड़ना, इकट्ठा करना, ठीक है जी। यही लिखा है, एंजॉय द राइट टू एक्यूमुलेट अनपेड डिविडेंड इन द फ्यूचर ईयर्स इन केस द सेम इज नॉट पेड ड्यूरिंग अ ईयर। अगर इस साल में देना था, इस साल आप नहीं दे पाए, आपके पास पैसा नहीं है, घबराओ मत, हम अभी जबरदस्ती नहीं करेंगे, बट जब आपके पास पैसा आए तो उसको इकट्ठा करके हमें दे देना, है ना जी। नाचने वाली बात है ना, तो इसलिए नाच रहा है। बात समझ में आ गई। अरे बस रानी रुक जा। दूसरे कौन से हैं जी, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अभी अगर ये समझ गए तो ये तो अपने आप समझ में आ ही गया होगा, वैसे समझदार होंगे तो। ये देखो बेचारा रो रहा है, इसको समझो, दब गया, देखो कह रहा है मैं तो मर गया, लो। हाँ, तो बेटा इज नॉट एक्यूमुलेटेड इफ, अगर किसी साल में आपको डिविडेंड मिलना था लेकिन कंपनी को हो गया लॉस, तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब डिविडेंड नहीं मिलेगा तो वो नाच रहा है इसलिए क्योंकि उसका तो आगे जुड़ जाएगा, लेकिन ये बेचारा दुखी इसलिए है क्योंकि इसका आगे नहीं जुड़ने वाला है। समझ रहे हो, दब गया बेचारा, कह रहा मैं गलत ले लिए। अरे पीछे चल, अब तो पीछे जाएगा नहीं, ठीक है जी, समझ गए ना। वैसे उस पर वही लिखा था, इज नॉट पेड इन फ्यूचर ईयर्स। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अरे हाँ ये हो रहा ना, ये लिखा है नॉट एक्यूमुलेटेड इफ इज नॉट पेड इन अ पर्टिकुलर ईयर। जिस साल का था उस साल में नहीं दिया गया तो फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा। चलो जी आगे चलें। अब आगे क्या है बेटा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पता है ना कौन से होते हैं, बोलो जल्दी, कौन से होते हैं, जिनको एक टाइम के बाद आपको पैसा वापस देना पड़ेगा, ठीक है ना। एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको दिए जाते हैं, उस टाइम के बाद आपको इनका जो पैसा है वो वापस करना पड़ेगा, यानी कि रीपे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई जी, क्लियर है। हाँ, कंपनी, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, आपने मेरी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है जी, मैंने आपको शेयर्स दिए, आपसे क्या लिया, मैंने पैसा ले लिया। बात समझ में आ रही है। अब एक हमने मान लो 5 साल के लिए पैसे लिए थे, पहले से वो फिक्स है कि भाई 5 साल के लिए इशू किए गए, रिडीम होंगे 5 साल के बाद। तो जब 5 साल के बाद आप मेरे पास पैसा लेने आओगे तो आप मेरे से क्या लोगे, अपने पैसे वापस ले लोगे, शेयर्स हमारे क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे, हम उनको खत्म कर देंगे।
समझ में आ रही बात? तो ये वही कह रहा है, पढ़ो क्या लिखा है। वो तो हर साल मिलेगा भैया, गाड़ी में और शेयर्स में बहुत फर्क होगा, है ना? हाँ, डिविडेंड तो हर साल मिल ही रहा है आपको, आप फिर लोगे क्यों अगर डिविडेंड भी नहीं मिलेगा तो? बात समझ में आ रही है जी? हाँ। क्या इक्विटी शेयर्स रिडीम हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, याद रखिएगा, है ना? क्योंकि इसीलिए तो बोला इक्विटी शेयर वो है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। समझ में आ रही?